गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था रेप्टिलिया के हार्ट के स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेप्टाइल से अधिक डेवलप्ड हार्ट अर्थात हार्ट ऑफ कोलंबा या पिजन। हम बात करें कोलंबा या पिजन की, तो कोलंबा या पिजन क्लास एवीज में आने वाले एनिमल्स हैं, जिन्हें सामान्यतः हम हिंदी में कबूतर कहते हैं। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम कोलंबा लिविया होता है, जिसे इंग्लिश में हम पिजन भी कहते हैं। तो कोलंबा लिविया या पिजन या कबूतर तीनों ही कॉमन शब्द हैं। इसके हृदय की संरचना और कार्यप्रणाली का आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम बात करें एवीज के हार्ट की, तो एवीज के हार्ट में पिजन के हार्ट की हम डिटेल स्टडी करेंगे। इससे आपको संपूर्ण क्लास एवीज के हार्ट की फिजियोलॉजी मालूम हो जाएगी। हमने प्रीवियस क्लास में रेप्टाइल्स के हार्ट में देखा था कि इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, केवल एक एक्सेप्शन को छोड़कर, जिनमें ऑर्डर क्रोकोडिलिया में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता था। बाकी सभी रेप्टाइल्स में, जो रिमेनिंग रेप्टाइल्स थे, उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता था, जिनमें 2 आलिंद और 1 नीले उपस्थित होता था, और साथ में कुछ असेसरी संरचनाएं जैसे साइनस विनोसस भी देखने को मिलती थी। तो रेप्टाइल में रक्त का मिश्रण होते हुए देखा जाता था। लेकिन यहाँ हम बात करें कोलंबा के हार्ट की, तो यहाँ स्पष्ट रूप से इनका हृदय 4 कक्षों में बटा हुआ रहता है। अर्थात आप कह सकते हैं जैसे क्रोकोडिलिया ऑर्डर में रेप्टाइल्स का हार्ट 4 चैम्बर्ड हुआ करता था, ऐसे ही इनमें भी 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, जिनमें 2 ओरिकल या एट्रियम और 2 वेंट्रिकल या नीले हमें देखने को मिलते हैं। हम बात करें तो सबसे पहले पिजन के हार्ट की पोजीशंस हमें मालूम होनी चाहिए कि पिजन में हार्ट कहाँ स्थित होता है। तो कबूतर में हृदय थोरेसिक कैविटी में ही स्थित होता है, वक्षीय गुहा में ही स्थित होता है, लेकिन ये मध्य अधरते स्थित होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि ये मिड वेंट्रली सिचुएटेड रहता है, अर्थात शरीर के मध्य अधरीय भाग में ये हृदय स्थित होता है। पिजन या कोलंबा के हृदय की बात करें तो इनका हृदय एक दोहरे थैलेनुमा हृदयावरण से घिरा हुआ रहता है, अर्थात दोहरी झिल्ली युक्त संरचना पेरिकार्डियम या हृदयावरण से घिरा हुआ रहता है। इसके बाह्य स्तर को हम पेराइटल लेयर कहते हैं और आंतरिक स्तर को विसरल लेयर कहते हैं। इन दोनों झिल्लियों के मध्य एक विशेष प्रकार की संकरी या नैरो कैविटी देखने को मिलती है, जिसे हम पेरिकार्डियल कैविटी या हृदयावरणी गुहा कहते हैं। इस हृदयावरणी गुहा में या पेरिकार्डियल कैविटी में एक विशेष प्रकार का फ्लूइड सब्सटेंसेज उपस्थित होता है, जो कि हृदय की चोटों से, रगड़ से या यांत्रिक आघातों से बचाने का कार्य करता है। अर्थात जो मैकेनिकल स्ट्रोक है या किसी प्रकार की कोई चोट है या इंजरी है या वाउंड है, उससे बचाने का कार्य ये पेरिकार्डियल फ्लूइड करता है। अब हम बात करते हैं हृदय की संरचना की। ये तो बात हुई हृदय की स्थिति की, अब बात करते हैं हम हृदय की संरचना की। हृदय की संरचना की बात करें तो हम कोलंबा के हृदय को 3 अलग अलग फिगर में स्टडी कर सकते हैं, जिनमें सामान्यतः कोलंबा के हृदय का पृष्ठ सतह से अध्ययन कर सकते हैं, इसकी आंतरिक सतह से अध्ययन कर सकते हैं, और एक इसके वेंट्रल व्यू से हम कोलंबा के हार्ट की स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बोर्ड पे 2 डायग्राम मेंशन किए हैं, 2 फिगर मेंशन किए हैं, जो एक तो डोर्सल व्यू को दर्शा रहा है और एक इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को दर्शा रहा है। हृदय की डोर्सल व्यू या पृष्ठीय सतह की, तो पृष्ठीय सतह में हृदय
कोलंबा का कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, जिनमें दो ओरिकल होते हैं जो कि स्पष्ट होते हैं, ये लेफ्ट ओरिकल, ये राइट ओरिकल। ऐसे ही आलिंदों के नीचे दो वेंट्रिकल स्पष्ट होते हैं, जिनमें लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल होते हैं। इनके अलावा हमें कुछ संरचनाएं दिखाई दे रही है, जैसे ये लेफ्ट प्रीकेवा और ये राइट प्रीकेवा। तो खरगोश के हृदय में दाएं आलिंद की बात करें तो दायां आलिंद थोड़ा बायां आलिंद की अपेक्षा बड़ा कक्ष होता है, जिसमें 3 महाशिराएं आकर खुलती है, अर्थात लेफ्ट प्रीकेवा, राइट प्रीकेवा और पोस्ट केवा, जो आपको इस डोर्सल व्यू में दिखाई नहीं दे रही है। जब हम इनका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको पोस्ट केवा भी स्पष्ट रूप से नजर आएगा। अर्थात इम्प्योर ब्लड को लाने का जो कार्य होता है वो राइट ओरिकल में 2 अग्र महाशिराएं, जिन्हें लेफ्ट प्रीकेवा और राइट प्रीकेवा कहते हैं, और साथ में एक और होती है जिसे हम पश्च केवा कहते हैं या पोस्ट केवल कहते हैं। तो इनकी सहायता से राइट ओरिकल में इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। इनके अलावा हम बात करें लेफ्ट ओरिकल की, तो लेफ्ट ओरिकल में हमेशा प्योर ब्लड ही एकत्रित होता है। हम प्योर ब्लड की बात करें तो लेफ्ट ओरिकल में प्योर ब्लड फुफ्फुसों के द्वारा आता है, और फुफ्फुसों से प्योर ब्लड लाने का कार्य पल्मोनरी वेन्स करती है। तो आप कह सकते हैं कि जो बायां आलिंद होता है इसमें 4 महाशिराएं होती है, जिन्हें हम फुफ्फुसीय महाशिराएं कहते हैं। इन फुफ्फुसीय महाशिराओं के द्वारा या पल्मोनरी वेन्स के द्वारा बायां आलिंद में शुद्ध रक्त आता है, जो कि बायां आलिंद से आलिंद नीले पट के द्वारा बाएं नीले में पहुंचता है। तो आपको डोर्सल व्यू में लेफ्ट ओरिकल, राइट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और साथ में लेफ्ट प्रीकेवा, राइट प्रीकेवा दिखाई दे रही होगी। और यहाँ पे ये कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं आपको आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी है ये वाली, और पल्मोनरी आर्टरी आपको पता है पल्मोनरी एरोटा का ही भाग है। पल्मोनरी एरोटा की बात करें तो पल्मोनरी एरोटा, ये देखो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा होगा। पल्मोनरी एरोटा राइट वेंट्रिकल से निकलता है और ये अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाने का कार्य करता है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो दिखाई दे रही है, ये वाली 2 आपको पल्मोनरी आर्टरी दिखाई दे रही है। मैं एक बार फिर बता देता हूं, ये वाली और ये वाली पल्मोनरी आर्टरी है, इसके द्वारा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाया जाता है। इसके साथ में आपको ये कुछ एक और आर्क नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। तो ये वाली जो आर्क है ये एरोटा की आर्क है, ये नीचे चलकर जो आपका राइट सिस्टेमिक एरोटा है, इस राइट सिस्टेमिक एरोटा की ये एक आर्क है या एक चाप है। आर्टरी ये वाली है जो कि पल्मोनरी एरोटा का ही भाग है। तो पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाने का कार्य करती है, जो कि राइट वेंट्रिकल से आता है। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी एरोटा इम्प्योर ब्लड को फेफड़ों या लंग्स में ले जाने का कार्य करता है। तो ये हुई पल्मोनरी आर्टरी। इसके नीचे की तरफ ये जो आपको चाप दिखाई दे रही है, ये आर्क ऑफ एरोटा है, अर्थात जो महाधमनी है इसकी चाप है, जिसे हम सिस्टेमिक एरोटा भी कहते हैं। आपको पता होगा कि बर्ड्स में या एवीज में राइट सिस्टेमिक एरोटा ही देखने को मिलता है, अर्थात दायां देहिक धमनी चाप ही हमें देखने को मिलता है। जबकि बाकी सभी फ्रॉग्स की बात करें या हम रेप्टाइल्स की बात करें तो उनमें बायां देहिक धमनी चाप भी उपस्थित होता है, अर्थात लेफ्ट सिस्टेमिक एरोटा भी उनमें देखने को मिलता है। जबकि यहाँ केवल हमें एक राइट सिस्टेमिक एरोटा ही देखने को मिलता है। यह आपको दिखाई दे रहा होगा इंटरनल स्ट्रक्चर में राइट सिस्टेमिक एरोटा। तो राइट सिस्टेमिक एरोटा ही बर्ड की विशेषता होती है, अर्थात इनमें लेफ्ट सिस्टेमिक एरोटा क्लियरली एब्सेंट होता है। तो राइट सिस्टेमिक एरोटा की हम बात करें तो ये राइट सिस्टेमिक एरोटा को हम इस स्ट्रक्चर को यहाँ थोड़ा खोल के देख सकते हैं। जैसे ये सिस्टेमिक एरोटा है तो ये सिस्टेमिक आर्क हुई, सिस्टेमिक चाप हुई, और ये सिस्टेमिक चाप ऐसे लगता है कि ये 2 राइट और लेफ्ट भागों में बटी हुई है। जबकि कॉमनली ये
हमेशा राइट साइड में ही होती है। जैसे आपको इससे दिखाई दे रहा होगा, ये एक रहा होगा, ये सिस्टेमिक आर्क है और ये सिस्टेमिक आर्क दो भागों में या ब्रांचेस में डिवाइड हो रखी है, जिससे ऐसा लग रहा है कि ये इसके लेफ्ट साइड में जा रही है और ये इसके राइट साइड में जा रही है। जबकि जेन्युइन तरीके से हम देखें तो ये हमेशा राइट साइड की तरफ ही जाती है। क्यों? क्योंकि इनमें लेफ्ट सिस्टेमिक एरोटा सामान्यतः एब्सेंट होता है, तो इनमें राइट सिस्टेमिक एरोटा होता है, इसलिए ये ऐसी लगती है कि लेफ्ट साइड जा रही है, लेकिन ये राइट सिस्टेमिक एरोटा का ही पार्ट है। इनमें डोमिनेट आर्टरी पर एक और ब्रांच दिखाई दे रही है, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहलाती है। ये देखो आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो गई और ये वाली जो हो गई ये इनोमिनेट आर्टरी है। ये इसके दो जो बीच में है पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर की तरफ, ये इनोमिनेट आर्टरी है और इनोमिनेट आर्टरी पर और ब्रांच होती है, तो ये कहलाएगी आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपको इसके डोर्सल व्यू में दिखाई दे रहा होगा। आप इसको अच्छी तरह समझ ले, राइट सिस्टेमिक एरोटा जिसे हम राइट सिस्टेमिक आर्क भी कह सकते हैं, ये केवल बर्ड में देखने को मिलता है। इनमें लेफ्ट सिस्टेमिक एरोटा एब्सेंट होता है। तो यहाँ राइट और लेफ्ट दोनों की तरफ ब्रांचेस देखने को मिलती है, लेकिन ये राइट पार्ट में ही जाती है। अर्थात आप यूँ कह सकते हैं कि इनमें राइट सिस्टेमिक एरोटा ही देखने को मिलता है। ये आगे चलकर फर्दर ब्रांच भी हो सकता है, लेकिन लेफ्ट सिस्टेमिक एरोटा इनमें क्लियरली एब्सेंट होता है। अब हम बात करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। हम कोलंबा लिविया या कबूतर के हृदय की आंतरिक संरचना की बात करें तो हमें आंतरिक संरचना में कुछ इस प्रकार का फिगर दिखाई देता है, जिनमें ये राइट ओरिकल है, ये लेफ्ट ओरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब आप स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि सर इसमें तो राइट ओरिकल इस साइड है और इसमें राइट ओरिकल इस साइड है। तो स्टूडेंट्स जब इसको, ये है आपका डोर्सल व्यू, और जब हम इसको पलटते हैं, इस डोर्सल व्यू को यूं पलटेंगे तो राइट ओरिकल इस साइड आ जाएगा और लेफ्ट ओरिकल उस साइड चला जाएगा। तो ये डोर्सल व्यू है और ये इसका इंटरनल व्यू है या इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें बिल्कुल वेंट्रल स्ट्रक्चर की तरह ही दिखाई देता है। अर्थात ये राइट ओरिकल हुआ, ये लेफ्ट ओरिकल हुआ, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। इनके अलावा हमें इनकी आंतरिक संरचनाएं भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। जैसे सबसे पहले हम बात करें दाएं आलिंद की, तो राइट ओरिकल में ये तीन विशेष ओपनिंग हो रही है राइट ओरिकल में ही। ये लेफ्ट प्रीकेवा है, इस लेफ्ट प्रीकेवा की ओपनिंग यहाँ हो रही है, और ये पोस्ट केवा है जिसकी ओपनिंग यहाँ हमें देखने को मिल रही है। दाएं आलिंद में शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त एकत्रित किया जाता है। इनकी एक और विशेषता होती है कि जहां इनकी ओपनिंग होती है, अर्थात इनका प्रवेश द्वार होता है, वहां विशेष प्रकार के वाल्व या कपाट हमें देखने को मिलते हैं। बात करें इसके लेफ्ट ओरिकल की, तो लेफ्ट ओरिकल राइट ओरिकल की अपेक्षा छोटा पार्ट है। अर्थात आप यूँ कह सकते हैं कि राइट ओरिकल की साइज से लेफ्ट ओरिकल की साइज हमेशा थोड़ी छोटी होती है। लेफ्ट ओरिकल में हमें एक विशेष प्रकार की ओपनिंग देखने को मिल रही है। ये ओपनिंग है ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन। यहाँ 4 फुफ्फुसीय सिराएं आकर खुलती है, जिसकी ओपनिंग आपको लेफ्ट ओरिकल में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी। तो ये लेफ्ट ओरिकल में जो ओपनिंग हो रही है, ये 4 फुफ्फुसीय सिराओं की है, जिनके द्वारा फेफड़ों से शुद्ध रक्त, अर्थात लेफ्ट ओरिकल में फेफड़ों से शुद्ध रक्त लाने का कार्य 4 फुफ्फुसीय सिराएं करती है। आलिंद आपस में अंतरा आलिंद पट के द्वारा पृथक रहते हैं। ये अंतरा आलिंद पट, ये वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये इंटर ओरिकुलर सेप्टम है। ये वाला जो भाग आपको डॉटेड दिखाई दे रहा है, लाइनिंग वाला पार्ट, ये इंटर ओरिकल सेप्टम कहलाता है। अर्थात इन पट के मध्य में एक विशेष संरचना जिसे हम फोसा ओवेलिस कहते हैं। ये फोसा ओवेलिस एक अंडाकार छिद्र के रूप में हमें देखने को मिलती है, जो यहाँ उपस्थित होती है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, ये एक विशेष संरचना होती है जिसे हम फोसा ओवेलिस कहते हैं। ये अंतरा आलिंद पट के मध्य उपस्थित होती है, जो कि भ्रूणीय अवस्था में जो अंडाकार छिद्र प्रकट करता है। तो फोसा ओवेलिस भ्रूण में उपस्थित अंडाकार छिद्र की उपस्थिति को यहाँ दर्शाता है।
जो अंतरालिंद पट्ट के मध्य में उपस्थित होता है। तो इस अंतरालिंद पट्ट के द्वारा दायां आलिंद और बायां आलिंद दोनों पृथक रहते हैं। आलिंदों की बात करें तो आलिंद आगे की तरफ चौड़े होते हैं और इसका जो पीछे वाला भाग होता है अर्थात नीले वाला भाग हल्का तिकोना होता है। क्यों? क्योंकि हम बात करें पीजन के हृदय की, तो पीजन का हृदय एक लाल रंग का पेशीय अंग है जो कि आगे की तरफ चौड़ा और पीछे की तरफ शंकु के समान तिकोना शेप लिए रहता है। तो ये वाला जो नीले वाला जो भाग है ये तिकोना भाग है और ये आलिंदों वाला भाग थोड़ा चौड़ा भाग होता है। हम आलिंद नीले पट्ट की बात करें तो आलिंद नीले पट्ट जिसे हम ओरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। तो यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी ये संरचनाएं, ये आलिंद नीले पट्ट का निर्माण करती है। ये वाली संरचनाएं ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये आलिंद नीले पट्ट है। तो आलिंद नीले पट्ट एक पतली झिल्ली के समान बनी हुई संरचना है जो कि आलिंदों को नीले से पृथक करने का कार्य करती है। इन आलिंद नीले पट्ट जो कि कोरोनरी सल्कस के रूप में होता है, इन कोरोनरी सल्कस या अंतरा आलिंद नीले पट्ट के मध्य हमें विशेष प्रकार के छिद्र देखने को मिलते हैं जिसे हम ओरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर के नाम से जानते हैं या आलिंद नीले छिद्र के नाम से जानते हैं। इन आलिंद नीले छिद्रों पर विशेष प्रकार के कपाट या वाल्व हमें देखने को मिलते हैं। ये वाल्व बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड होते हैं। जैसे राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल में जो ओरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं ये ट्राइकस्पिड वाल्व के समान होते हैं जिसे हम त्रिवलनी कपाट के रूप में समझ सकते हैं। और जो लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इनमें ये बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व के समान होते हैं। ये अंतरा आलिंद नीले पट्ट पर उपस्थित वाल्व या कपाट एक विशेष प्रकार के रेशेनुमा संरचनाओं से आवृत रहते हैं जिन्हें हम कोर्डा टेंडिनी कहते हैं, अर्थात कंडरा रज्जुओं के द्वारा बंद किया जाता है। तो कंडरा रज्जुओं की ओरिजिन की बात करें तो कंडरा रज्जु सामान्यतः हमें लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में उपस्थित कोरोनरी सल्कस में देखने को मिलते हैं। ये राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। इनका जो ओरिजिन होता है कोर्डा टेंडिनी या कंडरा रज्जुओं का वो लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य उपस्थित पट्ट से होता है जिन्हें हम कोरोनरी सल्कस के रूप में जानते हैं। इनमें राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में हम बात करें तो कोर्डा टेंडिनी इनमें अनुपस्थित होते हैं। पेपिलरी मसल्स दोनों वेंट्रिकल में हमें देखने को मिलती है लेकिन कोर्डा टेंडिनी जो होते हैं वो सामान्यतः लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य उपस्थित कोरोनरी सल्कस पर ही देखने को मिलते हैं। इनके अलावा हम बात करें वेंट्रिकल्स की तो वेंट्रिकल्स में लेफ्ट वेंट्रिकल अधिक मजबूत और पेशीय संरचना के रूप में होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है ये अधिक थिक होती है बजाय राइट वेंट्रिकल के। क्यों? क्योंकि राइट वेंट्रिकल में तो सामान्यतः अशुद्ध रक्त आता है दाएं आलिंद से, जबकि बाएं नीले में हमेशा लेफ्ट ओरिकल या बाएं आलिंद से प्योर ब्लड आता है। और यहाँ से हमें दो विशेष प्रकार की संरचनाएं निकली हुई रहती है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में। जैसे हम बात करें राइट वेंट्रिकल की तो राइट वेंट्रिकल से एक विशेष संरचना निकली हुई दिखाई दे रही है ये वाली, जिसे हम पल्मोनरी एरोटा कहते हैं। ये पल्मोनरी एरोटा आगे चलकर दो शाखाओं में बढ़ जाता है, अर्थात इस पल्मोनरी एरोटा के द्वारा राइट वेंट्रिकल्स में आया हुआ अशुद्ध रक्त फेफड़ों को भेजा जाता है, अर्थात राइट लंग और लेफ्ट लंग दोनों में इस पल्मोनरी एरोटा के द्वारा अशुद्ध रक्त को शुद्धिकरण हेतु भेजा जाता है। जबकि हम बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल की तो लेफ्ट वेंट्रिकल में भी एक विशेष प्रकार की सिस्टेमिक एरोटा निकलता है जिसे हम राइट सिस्टेमिक एरोटा कहते हैं। ये भी आगे फर्दर ब्रांच होता है, अर्थात आगे चलकर ये भी शाखित हो जाता है जो कि इनोमिनेट आर्टरी और कॉमन कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड हो जाता है। तो
हम बात करें पल्मोनरी एरोटा की, तो पल्मोनरी एरोटा इसके राइट वेंट्रिकल से निकलता है। और हम बात करें सिस्टेमिक एरोटा की, और केवल राइट सिस्टेमिक एरोटा की, राइट सिस्टेमिक एरोटा ही बर्ड्स या एवीज में हमें देखने को मिलता है। तो राइट सिस्टेमिक एरोटा जो निकलता है वो हमेशा लेफ्ट वेंट्रिकल पार्ट से निकलता है, अर्थात बाएं नीले से एक विशेष नीले से दाईं दैहिक धमनी चाप निकलता है, जो आगे चलकर अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाता है, जो कि मैंने यहाँ अलग से दिखाया है। ये दायां दैहिक धमनी चाप है जो आगे चलकर डिवाइड हो जाता है। ये दायां दैहिक धमनी चाप शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में भेजने का कार्य करता है, अर्थात लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है और राइट सिस्टेमिक एरोटा की सहायता से प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर के विभिन्न भागों में डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य किया जाता है। इनके अलावा हम बात करें सिस्टेमिक एरोटा और पल्मोनरी एरोटा की, तो सिस्टेमिक एरोटा और पल्मोनरी एरोटा जहां राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलते हैं, वहां भी हमें सेमिलुनार वाल्व देखने को मिलते हैं, अर्थात अर्धचंद्राकार कपाट हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ये देखो, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा सेमिलुनार, जो कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में जहां ओपनिंग हो रही है पल्मोनरी एरोटा और सिस्टेमिक एरोटा की, वहां ये उपस्थित होते हैं और ये भी रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकने का कार्य करते हैं। तो राइट सिस्टेमिक एरोटा जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है और पल्मोनरी एरोटा जो राइट वेंट्रिकल से निकलता है, इन दोनों की ओपनिंग पर हमें विशेष प्रकार के वाल्व, अर्धचंद्राकार वाल्व, जिन्हें हम सेमिलुनार वाल्व कहते हैं, ये सेमिलुनार वाल्व हमें देखने को मिलते हैं और ये अर्धचंद्राकार वाल्व रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकने का कार्य करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हुआ कोलंबा लिविया या पिजन के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात, जिनमें आपको ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो दो नीले को पृथक करने का कार्य करता है। इनके अलावा ये पेपिलरी मसल्स हैं जो कि खींचकर जो मिट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं उनको बंद करने का कार्य करते हैं। ये कोर्डा टेंडिनी, जिनका ओरिजिन हमेशा लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य उपस्थित कोरोनरी सल्कस से होता है, ये लेफ्ट ओरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं। ऐसे ही यहाँ राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व हमें देखने को मिलते हैं। इनके अलावा ये ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन्स है, जो कि 4 फुफ्फुसीय सिराओं के द्वारा जो शुद्ध रक्त फेफड़ों से लाया जाता है वो इस लेफ्ट ओरिकल में आकर खुलता है। इनके अलावा ये लेफ्ट प्रीकेवा है जो इसके राइट ओरिकल में खुलती है। ये पल्मोनरी एरोटा है जो इसके राइट वेंट्रिकल से निकलता है। ये राइट सिस्टेमिक एरोटा है जो इसके लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है। और यहाँ 3 विशेष प्रकार की महाधमनियाँ हमें देखने को मिल रही है, जिसकी ओपनिंग राइट ओरिकल में होती है या दायां आलिंद में होती है, जो कि शरीर के विभिन्न भागों से या उत्तकों से अशुद्ध रुधिर लाकर दायां आलिंद में उड़ेलती है या दायां आलिंद में डालती है। यहाँ हमें ये एक विशेष संरचना पोस्ट केवा दिखाई दे रही है, जिसे हम पश्च महाधमनी कहते हैं। इसकी ओपनिंग भी राइट ओरिकल में होती है। तो ये ओवरऑल इंटरनल स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कोलंबा के हार्ट की फिजियोलॉजी के बारे में या मैकेनिज्म के बारे में, कि कोलंबा का हृदय किस प्रकार कार्य करता है। तो स्टूडेंट्स, हम बात करें कोलंबा के हृदय की कार्य प्रणाली की, तो कोलंबा में एक 4 चैम्बर्ड कंप्लीट हार्ट हमें देखने को मिलता है, अर्थात 4 कक्षीय हृदय हमें देखने को मिलता है, जिनमें 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। बाएं भाग में हमें शुद्ध रक्त देखने को मिलता है, जबकि दाहिने भाग में हमें अशुद्ध रक्त या सीरिय हृदय हम इसे कह सकते हैं। तो इसके दाएं भाग को हम सीरिय हृदय कहते हैं और जो बायां भाग होता है इसे हम वेनस हार्ट कहते हैं या पल्मोनरी हार्ट कह सकते हैं। तो दाएं भाग में अशुद्ध रक्त रहता है और बाएं भाग में हमेशा शुद्ध रक्त इनमें पाया जाता है। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता होगा, बर्ड्स या पिजन का हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है, अर्थात दोहरा परिसंचरण तंत्र हमें देखने को मिलता है। साथ में हमें हिपेटिक पोर्टल सिस्टम भी देखने को मिलता है, अर्थात हृदय में रक्त आने से पहले लीवर में रक्त पहुंचता है, जो कि विभिन्न प्रकार की हिपेटिक वेन्स के द्वारा जाता है। तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम इनमें देखने को मिलता है। साथ में हमें
इनमें डबल सर्कुलेशन या दोहरा परिसंचरण देखने को मिलता है। दोहरा परिसंचरण से तात्पर्य है कि हृदय में रक्त 2 बार गुजरता है, अर्थात अशुद्ध और शुद्ध रक्त दोनों हृदय में गुजरते हैं, अतः इसे हम डबल सर्कुलेशन या डबल सर्कुलेशन पाथवे कह सकते हैं। हम बात करें डबल सर्कुलेशन की तो सबसे पहले जो अशुद्ध रक्त है वो दाहिने आलिंद में आता है, जो कि 3 महाधमनियों के द्वारा लाया जाता है, जिनमें दाईं अग्र महाधमनी, बाईं अग्र महाधमनी और पश्च महाधमनी होती है, जिनके द्वारा अशुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न ऊतकों या अंगों से राइट ऑरिकल या दायां आलिंद में लाया जाता है। इसी समय फेफड़ों से 4 फुफ्फुसीय सिराओं, जिसे पल्मोनरी वेन कहते हैं, इनके द्वारा शुद्ध रक्त फेफड़ों से लेफ्ट ऑरिकल या बाएं आलिंद में लाया जाता है। जब दाएं आलिंद और बाएं आलिंद में रक्त पहुंच जाता है तो इनमें संकुचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, अर्थात इनमें डायस्टोल का प्रोसेस प्रारंभ होता है, और डायस्टोल का प्रोसेस जैसे ही प्रारंभ होता है तो इनके ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम पर उपस्थित जो वाल्व होता है, जिन्हें हम ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के समान मानते हैं, ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व खुल जाते हैं, जिनकी सहायता से राइट ऑरिकल या दायां आलिंद से रक्त दाएं नीले में प्रवेश कर जाता है और बाएं आलिंद से रक्त बाएं नीले में प्रवेश कर जाता है। पूर्ण रूप से दाएं आलिंद का रक्त दाएं नीले में और बाएं आलिंद का रक्त बाएं नीले में पहुंच जाता है तो कोर्डा टेंडिनी और पेपिलरी मसल्स की सहायता से ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के समान संरचनाएं बंद हो जाती है। जब नीले की भ्राव क्षमता पूर्ण हो जाती है तो नीले में संकुचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और ये संकुचन हृदय की पेशियों के द्वारा होता है, अर्थात आप सब जानते हैं कि जो बर्ड का हार्ट होता है या एवीज का हार्ट होता है वो मायोजेनिक हार्ट का प्रकार है, अर्थात पेशीजन्य हृदय इनमें देखने को मिलता है, जो कि पेशियों के द्वारा संकुचन या आंकुंचन की प्रक्रिया इनमें देखने को मिलती है। तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड पूरी तरह से पहुंच जाता है तो इनमें भी डायस्टोल का प्रोसेस होता है या संकुचन की प्रक्रिया होती है, और संकुचन की प्रक्रिया के द्वारा राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एरोटा के द्वारा अशुद्ध रक्त फेफड़ों में भेज दिया जाता है, अर्थात दाएं एवं बाएं फेफड़ों में भेज दिया जाता है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो राइट सिस्टेमिक एरोटा निकलता है, जो दिखाई दे रहा होगा आपको, ये राइट सिस्टेमिक एरोटा शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त को पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार हृदय में कंप्लीटली डबल सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है, जो कि मैमल्स के बिल्कुल समकक्ष है, या हम कह सकते हैं रेप्टाइल से अधिक डेवलप्ड हार्ट इनमें हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि रेप्टाइल्स के तो एकमात्र ऑर्डर में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन यहाँ पिजन ही नहीं संपूर्ण एवीज क्लास में 4 चैम्बर्ड हार्ट हमें देखने को मिलता है, अर्थात रक्त का मिश्रण हमें देखने को नहीं मिलता है। इनमें प्योर और इम्प्योर ब्लड अलग अलग चैम्बर में रहते हैं, अर्थात इनमें रक्त का मिश्रण किसी भी सतह में नहीं होता है। यही इसे रेप्टिलियंस या एम्फीबियंस के हार्ट से अलग बनाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी पिजन के डोर्सल व्यू ऑफ हार्ट और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इनमें हमने इनकी संरचना और कार्यप्रणाली का विस्तार से अध्ययन किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको अपने क्लासमेट के साथ, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और मेरे YouTube चैनल जूलॉजी क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले दिनों में नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।